हेलो एवरीवन। आज हमें बात करनी है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है। तो बेसिकली ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने लाइट के बारे में पढ़ा है और हीट के बारे में भी हम पहले देख चुके हैं। उसी तरह से ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। और लाइट और हीट क्या है, ये भी इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओनली। तो होता क्या है, अगर हम रिकॉल करें तो कि लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ती है, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन सरफेस है, यहाँ पर लाइट इंसिडेंस हुई, तो ये क्या होता है कि कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है। और कुछ पार्ट जो होता है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है या ट्रांसमिट हो जाता है। अगर परफेक्ट मिरर नहीं है ये, तो कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है। स्पेशली अगर यहाँ पर दो मीडियम्स का डिफरेंस है, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर ये है वाटर, ठीक है, और यहाँ पर ये है एयर। तो यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंस होगी, तो कुछ पार्ट लाइट का जो होगा वो यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ पार्ट जो होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब भी मीडियम का चेंज आता है, तो होता क्या है कि कुछ तो पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऐसे ही हीट है। हीट जब किसी सरफेस पे पड़ती है, तो उसका कुछ पार्ट तो होता है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है ऑब्जेक्ट में, और कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है। एंड चाहे हम हीट की बात करें चाहे लाइट की बात करें, दोनों ही क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। तो हमें एक पर्टिकुलर केस की बात नहीं करनी है कि सिर्फ लाइट वेव या सिर्फ और सिर्फ हीट वेव्स की हमें बात नहीं करनी है। अब हम जो बात करेंगे, इन जनरल बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है वो किस तरह का होता है। तो इन जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी अभी तक जो हमने बेसिकली पढ़ा है, वो हमने ये पढ़ा है कि लाइट जो है वो एक सिंगल मीडियम में ट्रेवल कर रही थी। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है। ठीक है। तो हमने कंपोजिशन जो मानी है वो होमोजेनियस मानी है मीडियम की। तो ये जो हमारा मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, ठीक है, इनका एक एक इंटरफेस होगा। ठीक है ना। तो एकदम होगा क्या कि एकदम से मीडियम 1 खत्म होगा, 2 शुरू हो जाएगा, और ये उसका इंटरफेस है, जैसे कि एयर और वाटर होता है। ठीक है। तो ओके। अब जब ईएम वेव प्रोपेगेट करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ईएम वेव को अफेक्ट करने वाले मीडियम के जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो हमने यहाँ पर शो कर रखी है। ठीक है। एक बार हम वापस से इनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सिग्मा आप देख सकते हैं, एप्सिलॉन और म्यू, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो ईएम वेव्स के प्रोपेगेशन को अफेक्ट करती है। ठीक है। ओके। एंड अगेन सेम जो चीजें हैं वो दूसरे मीडियम में भी जो ईएम वेव को अफेक्ट करेगी। ठीक है। अब होगा क्या, हमारे पास एक ईएम वेव होगी जो जा रही होगी, जिसको हम इंसिडेंट ईएम वेव बोलेंगे। उसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा मीडियम 2 में और कुछ पार्ट मीडियम 1 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मीडियम 1 की अगर हम बात करें, 1 की अगर हम बात करें, तो 1 में जो है हमारे पास दो वेव्स होंगी, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड। मीडियम 2 में केवल एक ही वेव होगी, ट्रांसमिटेड वेव। ठीक है। अब हम इसको इस तरह से, अब हम क्या करते हैं, 3D में इसको एनालाइज करना है तो हम एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो मीडियम के इंटरफेस पे हमने ले लिया एक्स एक्सेस यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर हमने जेड एक्सिस। तो बेसिकली वेव किस तरफ प्रोपेगेट कर रही है, इस तरफ जेड एक्सिस के अलोंग ही प्रोपेगेट कर रही है, जैसे कि हम यूज करते आए हैं अभी तक। और ये देखिए यहाँ पर ये जो डॉट से दिखा रखा है ये वाई एक्सिस है। ठीक है। तो वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है वो हमारी तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है। नेगेटिव वाई एक्सिस अंदर की तरफ होगा। अब जब ईएम वेव ट्रेवल करती है जेड एक्सिस के अलोंग, इसको हम जब एक्स एक्सिस लेते हैं, तो उसका कुछ साइनोसॉइडल वेरिएशन होता है इस तरह का। ठीक है। इसको हम एक वेक्टर से शो कर सकते हैं, अपवर्ड वेक्टर से। ठीक है। तो हमने इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को इस तरह से शो किया हुआ है। ऐसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो हमने जेड एक्सिस के अलोंग ली थी, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग ली थी, इस तरह से परपेंडिकुलरली। अब इसको ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड जा रही है। ठीक है ना। ईएम वेव ये इस तरह से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली। तो इसको हम एक बाहर की तरफ इस तरह के एक वेक्टर से शो करते हैं। तो उसको हमने यहाँ पर एक डॉट से शो कर दिया। देखिए यहाँ पर इंसिडेंट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आउटवर्ड है, उसको हमने डॉट से शो किया हुआ है। और ए के जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें बता रही है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब होगा क्या कि ये इंसिडेंट वेव है, ये ट्रेवल करती हुई आई और यहाँ पे जाकर के टकराएगी इस इंटरफेस पे। अब जब इस इंटरफेस से ये वापस दूसरे इंटरफेस में मूव करेगी,
तो यहाँ पे कुछ पार्ट तो इसका ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो पार्ट रिफ्लेक्ट होगा उसको जाना है वापस। वापस जाने का मतलब ये है कि पहले जो प्रोपगेट कर रही थी ए के, उसको अब हो गया है माइनस ए के डायरेक्शन, ठीक है ना। तो बेसिकली जो ए जेड था वो माइनस ए जेड हो गया है अब। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंज हो गई है रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम एक चीज और यहाँ पे नोटिस करें तो हमें इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड और रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, फील्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। अब ये जो वेक्टर है ये इनवर्ट्स हो गया रिफ्लेक्टेड, ठीक है। और ये होना भी पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में से कम एक की डायरेक्शन तो चेंज होनी ही पड़ेगी। और हम एज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इंटेंसिटी जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। देखिए इसको एक बार देखते हैं ऐसा क्यों। E क्रॉस H हमें देता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो H जो है वो बाहर की तरफ है, E जो है वो ऊपर की तरफ है। ऊपर से बाहर की तरफ जब हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा थंब जो है वो एक ही की डायरेक्शन हमें दे रहा है, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या है कि Z जो डायरेक्शन थी पॉजिटिव Z, अब वो नेगेटिव Z हो गई है, मतलब डायरेक्शन पलट गई है। अब अगर डायरेक्शन पलट गई है तो इनमें से फिर से हमें E क्रॉस H करने पे क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मिलेगी। लेकिन पहले वाली ही अगर फील्ड की डायरेक्शन रहेगी दोनों की, तो हमें ये बदली हुई डायरेक्शन मिल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में से किसी एक की डायरेक्शन चेंज होगी। और उसके लिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि वो क्या हो गया, इनवर्ड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको शो कर रखा है। अगेन अगर हम ट्रांसमिटेड वेव की बात करें तो ट्रांसमिटेड वेव में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ट्रांसमिट हो जाएगा ना, उसकी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। देखिए इसका जो प्रोपगेशन होना है अगेन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब साथ ही साथ आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के दोनों ही वेक्टर इस इंटरफेस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ठीक है, इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ईएम वेव ऐसे ऐसे करके जा रही है ये, ठीक है। ये जो इंटरफेस है एक्चुअली एक लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है, ठीक है। ये एक प्लेन की तरह आपको इसको एज्यूम करना पड़ेगा, एक्स वाई प्लेन की तरह एज्यूम करना पड़ेगा, z इक्वल टू 0 प्लेन की तरह आपको इसको एज्यूम करना पड़ेगा। तो जब ये प्लेन की तरह आप इसको एज्यूम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लाइन जो है बेसिकली इस प्लेन में आ जाएगी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी आ जाएगी आउटवर्ड या इनवर्ड, इसी प्लेन में आ जाएगी, ठीक है। तो सॉरी ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये इसी प्लेन के अंदर लाई करेंगे दोनों के दोनों वेक्टर, ठीक है। अच्छा, और सिग्मा वन एप्सिलॉन वन और म्यू वन, सिग्मा टू एप्सिलॉन टू और म्यू टू जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब ये दोनों तीन वेव बेसिकली हमारे पास हो गई है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। और z इक्वल टू 0 पे हमारा जो है वो इंटरफेस है इन दोनों मीडियम्स का, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से इक्वेशंस लिखेंगे, ई आई की, फिर ई आर की, ई टी की, और इसी तरह से बाकी जो वेव्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फेजर की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हम इसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, फेजर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो हम इसको फेजर फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। जिसको थोड़ा सा मैं ऊपर मूव कर लेता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। इसको हम रब कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंसिडेंट वेव के लिए इक्वेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो फेजर इक्वेशंस हम लिखेंगे, इंसिडेंट वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ई आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई आई, ई आर और ई टी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका फेजर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम इसको इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे इसके फेजर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई इंसिडेंट का क्या एम्पलीट्यूड, ठीक है, ई की पावर माइनस गामा जेड और ए एक्स, क्योंकि ये जो था वो ए एक्स के अलोंग ही है इंसिडेंट वेव में। अगर हम एच आई एस की बात करें, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें अगर हम, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वो एच आई एस हो जाएगी। एच आई एस को हम क्या लिख सकते हैं, ई आई एस अपॉन में ईटा वन,
ईटा वन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इंसिडेंट वेव जो है वो मीडियम वन में है। अब मीडियम वन में है तो हम ईटा वन यूज करेंगे, जिस मीडियम में होगी उसी मीडियम के लिए हम यूज करेंगे जेड, और ये हो जाएगा ए वाई के। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव का एक्सप्रेशन हो गया हमारा। अब अगर मैं रिफ्लेक्टेड वेव के लिए लिखना चाहता हूं यही चीज, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो ई आर हो जाएगा, और फेजर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ई आर एस हो जाएगा। अगेन ई आर नॉट, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ई की पावर माइनस गामा डेल्टा हो जाएगा। देखिए रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, वो रिफ्लेक्टेड वेव नेगेटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो यहाँ पर ये जो साइन है ये पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि वेव जो है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, लेकिन ये जो वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में है, ये अभी भी एक्स डायरेक्शन में ही है। ठीक है, एच आर एस हम देख लेते हैं। एच आर एस क्या हो जाएगा, ई आर नॉट अपॉन में ईटा वन, फिर से यहां पर वेक्टर का साइन नहीं आएगा। देखिए क्यों, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसको डायरेक्शन देने वाली ये क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन देने वाली जो क्वांटिटी है वो ए एक्स है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गामा जेड, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा फिर से। अब यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बदल गई है, तो पहले ए वाई थी तो अब क्या हो गई है, माइनस ए वाई हो गई है, तो माइनस ए वाई हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ट्रांसमिटेड वेव के लिए यही चीज करना चाहते हैं, तो यही एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ई टी एस किसके बराबर हो जाएगा, ई टी नॉट, ओके फिर से यहाँ पर वेक्टर का साइन नहीं आएगा, ई रेज टू द पावर गामा जेड, और यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, ये अगेन ए एक्स के अलॉन्ग है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। अगर हम ई एच टी एस लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा ई टी नॉट अपॉन में ईटा टू ई की पावर, अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है, और ए वाई क्योंकि इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन थी वो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, एक और चीज है यहाँ पर, क्योंकि गामा वन जो है, गामा जो है वो अल्फा और बीटा से मिलके बनता है। ठीक है, गामा इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा, और अल्फा और बीटा जो होते हैं वो सिग्मा पे डिपेंडेंट होते हैं, एप्सिलॉन और म्यू पे डिपेंडेंट होते हैं, तो गामा भी जो होगा वो मीडियम डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे हम गामा वन ले लेते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट को यहाँ पे गामा टू ले लेते हैं, तो ये दोनों गामा वन हो जाएंगे, ये दोनों भी गामा वन हो जाएंगे, ये गामा टू हो जाएंगे, और इस तरह से हम इनकी इक्वेशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस, जो हमें बता रही है कि स्पेस में किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी पर्टिकुलर जेड पर अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, देखिए फिर से एक बार यहाँ पे गौर कीजिएगा कि लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव है, यहाँ पे केवल ट्रांसमिटेड वेव है। अब दो वेव का, अगर एक मीडियम में साइमल्टेनियसली दो वेव्स आपको मिल रही हैं, तो रिजल्टेंट वेव जो होगी वो उन दोनों के सुपरपोजिशन से मिलेगा, इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो वेव्स, अगर रिजल्टेंट वेव हमें निकालनी है ड्यू टू मल्टीपल वेव्स इंटरफेयरिंग इन अ मीडियम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका सुपरपोजिशन करना पड़ेगा, हमें उनका एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो और मीडियम टू में तो एक ही वेव है, तो वहां पर हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं मीडियम वन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगी, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं फेजर नोटेशन यूज नहीं कर रहा हूँ, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पेस में किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको निकालना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, तो ये टाइम के लिए भी वैलिड है, फेजर के लिए भी आप इसको वैलिड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में सेकंड मीडियम में निकालना चाहता हूँ तो वो किसके बराबर होगी, वो हमारी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। ऐसे ही अगर मीडियम वन में मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ तो वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों वेव्स की वजह से होगी, और
अगर हम सेकंड मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो वो ट्रांसमिटेड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के ही इक्वल होगा। तो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास कि हम कैसे निकाल सकते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, इंडिविजुअल हम कैसे निकालेंगे वो इन इक्वेशन से निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे वो हम इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं जो बॉक्सेस में हमने किया हुआ है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बेसिकली एक एक अम, एक कंक्लूजन हमें निकालना है या इन्फेरेंस बेसिकली हमें निकालना है, एक रिलेशन बेसिकली हमें डेवलप करना है कि मीडियम 1 और मीडियम 2 की प्रॉपर्टी से रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पे क्या फर्क पड़ता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, दो कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या दो कोएफिशिएंट डिफाइन कर देते हैं जो हमें बताते हैं कि इंसिडेंट वेव के रिस्पेक्ट में कितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ है और कितना रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम दो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स बेसिकली डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एक को तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, कैपिटल टी से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे ई आर नॉट अपॉन में ई आई नॉट, मतलब ई आई नॉट के रेस्पेक्ट में एम्पलीट्यूड, इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है वेव का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, और एक हम स्मॉल टाउ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई टाउ टी नॉट अपॉन में ई आई नॉट। तो ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ट्रांसमिशन का एम्पलीट्यूड कितना है विद रिस्पेक्ट टू आवर इंसिडेंट वेव एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से हम दो पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं जिसकी मदद से हम बेसिकली बताते हैं कि कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब बारी आती है कि इनको कैलकुलेट कैसे करें। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक बाउंड्री कंडीशन हम इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि बाउंड्री कंडीशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बाउंड्री कंडीशन की, बाउंड्री कंडीशन क्या है, वो कंडीशन दो जो इन दोनों इंटरफेस की बाउंड्री पे एप्लीकेबल है। ठीक है, जो इन दोनों की बाउंड्री पे एप्लीकेबल है, यहां पर एप्लीकेबल है। तो बाउंड्री पे एप्लीकेबल ये कंडीशन है कि बेसिकली ये वेव जो होगी वो होगी कंटिन्यूअस। ठीक है, जो वेव यहां से आ रही है जैसे भी प्रोपेगेट कर रही है, ये इसको ओके इस तरह से हम ड्रॉ नहीं करेंगे, बट एनीवेज ये जो वेव है जो यहाँ से आ रही है इस तरह से मूव कर रही है, ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होनी चाहिए। इस इंटरफेस पर क्या होनी चाहिए, यहाँ पर कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, बीच में ब्रेक नहीं आ सकता। तो ऐसा करने का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही, ये जो बाउंड्री वाला जो हमारा एरिया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही इन दोनों फील्ड्स का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सम आएगा वो इसके बराबर आना चाहिए, ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड के, सॉरी उस वक्त ट्रांसमिटेड वेव की जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बराबर होना चाहिए। मतलब इन दोनों केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस स्पेस में, इस पॉइंट पर इन दोनों का जो सम आता है वो इसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो बेसिकली ये हम बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो बाउंड्री पे एप्लीकेबल है कि दोनों रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव का जो सम है, वो फील्ड का जो सम है बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड्स का, वो कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड्स का सम के बराबर होगा ट्रांसमिटेड वेव के। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कुछ कि जो हमारी इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जीरो पर, जीरो में क्या लिखा है हमने, ये जेड का फंक्शन है ना, तो जेड इक्वल टू जीरो हमने यहाँ पे बेसिकली ले लिया। ये किसके बराबर, ये प्लस रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इन दोनों का सम जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, ये हमारा ये ट्रांसमिटेड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एट जीरो। सेम चीज है, ई एच आई नॉट प्लस एच आर नॉट इज इक्वल टू एच टी जीरो। और ये जो है ये वेक्टोरिकली हमें ऐड करनी पड़ेगी वेव्स। ठीक है, क्योंकि सुपरपोजिशन क्या कहता है कि दोनों वेव्स को हमें अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालना चाहते हैं तो हमें उनका फेजर सम लेना पड़ेगा। ठीक है,
या फिर उनका वेक्टर सम हमें लेना पड़ेगा। तो हमारी जो कंडीशन हो गई, बाउंड्री कंडीशन जो हो गई वो ये हो गई z इक्वल टू 0 पे हमारी बाउंड्री है और वहां पर ये कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए इफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या इन्फरेंस निकलता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो अगर इन दोनों का सम किया जाए तो वो ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर आना चाहिए। क्यों, सपोज कर लेते हैं हम, ऐसा हम कैसे लिख रहे हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि z इक्वल टू 0 पे इस वक्त तीनों मतलब अपने पीक पर है। ठीक है, मतलब पीक वाला जो है वो इंसिडेंस है। ठीक है, अब सेम चीज जो है वो यहां पर की जा सकती है कि एच आई नॉट प्लस एच आर नॉट जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो एच टी नॉट के बराबर होगा। ठीक है, इसी को हम फर्दर सिंप्लीफाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं। और इन दोनों के रेशियो निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, आई आर नॉट चाहिए और आई टी ई टी नॉट और ई आर नॉट, हमें ये दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें आर नॉट आई नॉट और टी नॉट है। आई नॉट हमें पता है ये हमारी इंसिडेंट वेव है, इसके बारे में हमें जानकारी है, लेकिन रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कितना होगा ये हम नहीं जानते। अब इसके लिए यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, ऐसा करके हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाली जो हमारी इक्वेशन है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो एच आई नॉट अपॉन में ईटा 1 ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें एच आर नॉट, तो एच आर नॉट की अगर हम बात करें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो बदल गई है। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पर डायरेक्शन आप देख सकते हो, इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई है। तो उसका जिस समय में इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा उस समय में इसका एम्पलीट्यूड होगा नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन आएगा, तो माइनस, ओके सॉरी, यहाँ पर ई आई नॉट आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ई आई नॉट प्लस दिस ई आर नॉट अपॉन में ईटा 1 इज इक्वल टू एच ई टी नॉट अपॉन में ईटा 2। तो सेम चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में ईटा 1 हम कॉमन ले सकते हैं, आई नॉट आर नॉट इज इक्वल टू ई टी नॉट अपॉन में ईटा 2। तो ये हमारे पास रिलेशन हो गए। अब इन दोनों से सॉल्व करके हमें क्या करना है, इन दोनों से सॉल्व करके हमें ई आर नॉट और ई टी नॉट की वैल्यू जो होंगी वो फाइंड आउट करनी। ठीक है, किससे, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। ये हमने 10th क्लास में ही सीख लिया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन या जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आप क्या 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 कर सकते हैं कि ईटा 1 को आप इस तरफ ले जाइए और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं ये रिलेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको हमें मतलब सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा ईटा 1 ईटा 2 प्लस ईटा 1 ईटा आई नॉट। ठीक है, ऐसे जब आप ईटीओ निकालेंगे तो वो 2 ईटा 2 अपॉन में ईटा 2 प्लस ईटा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर में डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारे इनकी वैल्यूज क्या आ जाती है, ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन में ईटा 2 प्लस ईटा 1। सिमिलरली 2 ईटा 2 अपॉन में ईटा 2 प्लस ईटा 1 हो गया है। Okay, now we can draw some conclusion or inferences from here. Okay, let's see. चलिए हम क्या करते हैं ना, ये जो कैपिटल टाउ है इसको कुछ हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसमें +1 करके देखते हैं क्या होता है। तो ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन में ईटा 2 प्लस ईटा 1 +1 जब हम करेंगे तो जब हम एलसीएम लेंगे तो होगा क्या, ईटा 1 कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर में और यहाँ पे बचेगा 2 ईटा 2 अपॉन में ईटा 2 प्लस ईटा 1, which means ये किसके बराबर है, ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के बराबर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जो कोएफिशिएंट है +1 अगर हम कर दे तो उससे हमें ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट मिल जाता है।
तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्वेशन है या इन्फेरेंस है, ठीक है। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ईटा जो होता है वो ओम में होता है, तो ये वाली क्वांटिटी ओम में और ये क्वांटिटी भी ओम में, दोनों क्वांटिटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ओम में, तो ये जो क्वांटिटी है ये यूनिटलेस है, तो बोथ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बोथ आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, ठीक है। साथ ही साथ हम एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पर कि कैपिटल टाउ जो है या फिर जो हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू जो है वो हमारी लाई करेगी जीरो से -1 से लेकर के +1 के बीच में, ठीक है। तो होगा क्या, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा, या तो ईटा 2 बहुत ज्यादा बड़ा होगा कि ईटा 1 नेग्लेक्ट किया जा सके, उस केस में ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी कि इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे न्यूमरेटर में से, या फिर क्या हो सकता है कि ईटा 1 बहुत ज्यादा बड़ा है, ये दोनों उसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो जाएंगे, तो माइनस ईटा 1 अपॉन में ईटा 1 बचेगा, कैंसिल आउट होकर के -1 आ जाएगी क्वांटिटी, तो ये -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और इंटरमीडिएट कोई वैल्यूज हैं तो उसके बीच की कोई वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहो तो इसी से स्मॉल टाउ की लिमिट भी फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, यहाँ पे +1 कर देते हैं अगर हम दोनों साइड, तो +1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी, स्मॉल टाउ की वैल्यू जो होगी वो 0 से 2 तक लाई करेगी, ठीक है। ओके, तो ये हमारा इन्फ्रेंस है, हमने क्या किया अभी तक एक बार देख लीजिए। दोनों मीडियम्स के बारे में हमने जाना, किस तरह से ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव मूव करेंगी वो हमने देखा, उनके पैरामीटर्स को हम किस तरह से शो करेंगे, फिर इक्वेशंस को किस तरह से लिखेंगे, और बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी, कैसे हम किसी पॉइंट पर स्पेस में फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक और फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाउंड्री कंडीशन लगा करके हमने कितना ट्रांसमिशन और कितना रिफ्लेक्शन होगा ये फाइंड आउट किया है, और उससे हमने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करे हैं ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के बीच में, ये कुछ इन्फेरेंसेस हमने ड्रॉ किए। अब एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली अब क्या हमें करना है, अब हमें कुछ केसेस की स्टडी करनी है, जिसमें से अब एक सिंपल केस हम ले रहे हैं बस, बाकी आप कुछ करके देख सकते हैं कि ईटा 2 इंफिनिटी है, ईटा 1 0 है, या ईटा 1 इंफिनिटी है, ईटा 2 0 है, इस तरह के चीजें हम करके देख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम मीडियम 1 को सबसे पहले क्या मान रहे हैं, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, और मीडियम 2 को हम क्या मान रहे हैं, परफेक्ट इंसुलेटर, सॉरी इंसुलेटर तो हो गया है, कंडक्टर, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंडक्टर हो गया ये, ठीक है। ऐसा करने से होगा क्या, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या होता है, सिग्मा 1 हो जाता है 0, ठीक है, और सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, ये नियरली हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंडक्टर में ये हो जाती है कंडक्शन, इनफाइनाइट कंडक्शन मान लेते हैं परफेक्ट कंडक्टर के लिए, और डाइलेक्ट्रिक में कोई कंडक्शन नहीं होगा, तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा हमारा 0। अब हमारे इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें, ये जो हमने एज्यूम किया है परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक और परफेक्ट कंडक्टर, इस केस के लिए अगर हम ईटा 1 निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और ईटा 2 हम निकालेंगे तो वो आएगा 0। ये एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका रिलेशन हम देख सकते हैं, ईटा का रिलेशन हम देख सकते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर सेम चीज को पुट करें और यहाँ से हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और सॉरी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाले तो क्या आएगा देखते हैं। तो ये होता है हमारा ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन में ईटा 2 प्लस ईटा 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी आ जाएगी -1, क्योंकि ईटा 2 है 0, तो ये ईटा 1 से ईटा 1 कैंसिल हो गया, -1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 ईटा 2 अपॉन में ईटा 2 प्लस ईटा 1 होता है, तो यहाँ पर ईटा 2 तो 0 है हमारे पास, तो ये कोफिशिएंट जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली इसमें 1 ऐड करके भी निकाल सकते थे, तो वहां पर भी वो 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0 है, इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है, ई टी 0 अपॉन में ई आई नॉट, मतलब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या है हमारा, ये 0 आ गया है, ठीक है। ट्रांसमिशन जो है वो हमारा कितना है, 0 है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो -1 आई है, ठीक है। अब इस तरह की जो वेव होती है वो बनाती है स्टैंडिंग वेव, ठीक है। एक बार हम स्टैंडिंग वेव के बारे में देख लेते हैं, ये भी आपने बेसिक क्लासेस में देखा होगा, 11th 12th में कहीं पे पढ़ा होगा कि स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, जब वेव चैप्टर पढ़ा होगा, आई गेस 11th क्लास में आपने देखा होगा। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि दो तरफ से अगर
एक ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बंधी हुई है, ठीक है। यहाँ से हमने नीचे से इसको खींचा और खींच करके छोड़ दिया, तो होगा क्या, इसमें ऑसिलेशंस होंगे कुछ इस तरह से। ये नीचे जाने के बाद नीचे ले जा करके आपने छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे जाएगी ऊपर, फिर ये स्ट्रेट हो जाएगी, फिर ये ऐसे हो गई, फिर ये इसके ऊपर ऐसे चली जाएगी, और फिर वापस ऐसे से नीचे आकर के इसके ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होंगे, बार बार ऊपर और नीचे, ये इसी बीच में ऐसे ऐसे इसके ऑसिलेशन होते रहेंगे। इस तरह की वेव को हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। देखिए, एक वेव ऐसी होती है जो आगे की तरफ मूव कर रही है, वो प्रोपगेटिंग है, ठीक है। ये प्रोपगेट नहीं कर रही है, ये खड़ी हुई है, ये स्टैंड कर रही है एक तरफ से, ठीक है। अब देखिए जरा, यही जो वेव है ये कुछ इस तरह से भी बन सकती थी। यहाँ पर हाफ वेवलेंथ के लिए वेव बनी है, ये कभी कभी इस तरह से भी बन जाती है। तो इधर स्टैंडिंग वेव कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी कि यहाँ से ये जो वेव है ना, ये इसका ये वाला एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगेगा, नीचे आने लगेगा, ये ऊपर जाने लगेगा पार्ट, और होगा क्या, फाइनली ये नीचे आ जाएगी वेव, और ये वाला पार्ट जो होगा वेव का वो ऊपर आ जाएगा। तो ये बस, और इसी तरह से ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करती रहेगी वेव। इस तरह की वेव को हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। आप इसके और बेहतर अगर इसका पिक्चराइजेशन चाहते हैं तो आप एक एनिमेशन डाल लीजिए, स्टैंडिंग वेव एनिमेशन ऑन यूट्यूब, तो आपको कोई एनिमेशन मिल जाएगा, वहां पे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव किस तरह की दिखती है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, प्रोपगेटिंग होती है, आगे की तरफ बढ़ती हुई होती है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी इंसिडेंट वेव है, जब वो टकराती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो भी एक वेव प्रोड्यूस करती है, और जब वो दोनों मीट होती हैं तो हमारी स्टैंडिंग वेव यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। इसी तरह की स्टैंडिंग वेव बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम एक बार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर केस के लिए स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगी वो निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें लिखने पड़ेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। E1 की अगर हम बात करें, E1s की अगर हम बात करें, तो वो होगा हमारा EIS प्लस ERS के बराबर। ये हम पहले ही जानते हैं, पहले से ही हम ये चीज जानते हैं। और इस रिलेशन को भी हम लिख सकते हैं आई नॉट ई की पावर माइनस गामा 1 जेड, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा AX प्लस ई आर नॉट ई की पावर माइनस गामा 1 जेड। देखिए, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, लेकिन ये वेक्टर अभी भी x के अलॉन्ग ही है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली हमारा डिजायर्ड रिलेशन है। अब हमें करना क्या है, इसका एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए यहाँ पर देखिए, बाकी क्वांटिटी तो हम किसी तरह से ऐड करेंगे, पर ये इस क्वांटिटी को हम ठिकाने लगा सकते हैं। कैसे ठिकाने लगा सकते हैं, हम जानते हैं कि ये जो कोफिशिएंट है ये आ रहा है -1, और ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, हमारा ई आर नॉट अपॉन में ई आई नॉट के। तो ई आर नॉट बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि ये माइनस ई आई नॉट के बराबर आ गया, ठीक है। ये हमने ऊपर देखा, ऊपर से हमने ये इंफॉर्मेशन गैदर की है कि अगर इंसिडेंट वेव जो है वो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक से परफेक्ट कंडक्टिंग मीडियम में मूव कर रही है, तो ये रिलेशन हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सेम चीज को जब हम ऊपर पुट करेंगे तो E1s जो है वो हमें क्या मिलेगा, ई आई नॉट जो है वो कॉमन आ जाएगा, और e की पावर माइनस गामा 1 जेड माइनस e की पावर गामा 1 जेड, और यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अगर अगर हम यहाँ पर मीडियम 1 की बात करते हैं, तो मीडियम 1 के लिए हम जानते हैं कि सिग्मा 1 जीरो है, तो अल्फा 1 भी जीरो होगा, और बीटा 1 जीरो नहीं होगा, ठीक है। और क्या क्या होगा हमारे पास, तो गामा 1 अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो किसके बराबर होगा, अल्फा 1 प्लस जे बीटा 1। अल्फा 1 जीरो है तो ये जे बीटा 1 के बराबर होगा गामा 1, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी इस एक्सप्रेशन में, माइनस जे बीटा 1 माइनस ई रेस टू द पावर जे बीटा 1 जेड AX, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को हम ओपन कर सकते हैं ना, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जे लगा हुआ है ना इन दोनों टर्म्स में, तो इसके एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। एनीवेज, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ माइनस बीटा 1 जेड, यानी कि बीटा 1 जेड हो जाएगा माइनस जे टाइम्स साइन ऑफ
बीटा वन जेड, अगेन माइनस कॉस ऑफ बीटा वन जेड प्लस जे ऑफ, ओके अगेन यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, जे ऑफ साइन बीटा वन जेड ए एक्स क्या, यहाँ से ये जो है रियल पार्ट इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 2j ई आई नॉट साइन ऑफ बीटा वन जेड ए एक्स क्या। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा E1s का, स्टैंडिंग वेव का जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस वेरिएशन देखना चाहते हैं इसी स्टैंडिंग वेव का, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, E1s नहीं E1 निकालना पड़ेगा, टाइम के साथ वेरिएशन। अब ये स्पेस टाइम दोनों में वेरिएशन बताएगा, ये जो बताता है ये स्पेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बताता है। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका E1s जो है इसमें टाइम इंफॉर्मेशन तो होती नहीं है, तो j ओमेगा टी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसमें, और हम क्या करते हैं इसमें इसका रियल पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम बहुत बार देख चुके हैं ये चीज हम। तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रियल पार्ट, देखिए E1s क्या हो जाएगा, 2j ई आई ओ साइन बीटा वन जेड, ठीक है। ये हमने E1s की जगह पे रखा हुआ है। अब ई जे ओमेगा टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जे साइन ऑफ ओमेगा टी, और साथ में क्या है, ये वेक्टर है तो ए एक्स कैप। अब देखिए इस रियल पार्ट से जब मल्टीप्लाई होगी इस पार्ट की, तो ये रियल पार्ट मिलेगा, सॉरी इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जे है। जब इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगी तो इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई होकर के रियल पार्ट देंगे, तो हमें सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लिखेंगे यहाँ पर, तो वो कितना आएगा, अच्छा यहाँ पर जो आ रहेगा वो माइनस के साइन के साथ आएगा, तो ये भी माइनस का साइन है, और जे स्क्वायर जो होगा प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ई आई ओ साइन बीटा जेड साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा ए एक्स का, इंस्टेंटेनियस वेरिएशन का। नेक्स्ट, अगर हम सेम चीज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी निकालना चाहेंगे, तो भी उसके लिए भी सेम ही एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा, बस साइन की जगह क्या आएगा, cos बीटा जेड cos ओमेगा टी ए वाई, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन के लिए ये चीज करके देख सकते हैं, और हम इन वेव्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये जो स्टैंडिंग वेव हमारी आई है, इस स्टैंडिंग वेव को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मीडियम था, ये 1 और ये 2 मीडियम है। इस मीडियम में हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडिंग वेव को ड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड किसी एक को आप ड्रॉ कर लीजिए। उसमें आप देख सकते हैं कि नोड कहाँ है, एंटी नोड कहाँ है, मतलब कहाँ पे पीक पर जा रहा है, कहाँ पर वो जीरो है या कहाँ पर वो नेगेटिव है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, ये बहुत ही छोटी सी चीज है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक छोटी सी मैथमेटिक्स की नॉलेज से भी ये चीज हम कर सकते हैं कि कहाँ पे साइन वेव जीरो होती है, कहाँ पे कॉस वेव जीरो होती है। उसकी मदद से हम बता सकते हैं कि अगर पहला मीडियम ये है, दूसरा मीडियम ये है, तो उस केस में जो स्टैंडिंग वेव बनने वाली है या जिस तरह की भी वेव बनने वाली है, उसकी पीक कहाँ पर होगी और उसका बेसिकली उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह से बाकी चीजें हम बेसिकली कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो कभी कभी वो भी पूछ लिया जाता है, पर वो मैं कर नहीं रहा हूँ यहाँ पर। आप देखेंगे, इसको आप अपना होमवर्क समझ लीजिए, आप बुक में किसी में रेफर कीजिए, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि क्या लिखा है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे एक लास्ट चीज है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंडिंग वेव रेशियो। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टैंडिंग वेव रेशियो जो होता है इसको हम एस से डिनोट करते हैं, और ये क्या बताता है हमें, E1 मैक्स और E1 मिनिमम। तो यहाँ पर जब हम E1 की वैल्यू निकालेंगे, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की का जब हम रेशियो लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टैंडिंग वेव रेशियो हो जाएगा। और सेम चीज हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से भी निकाल सकते हैं, H1 मैक्स अपॉन में H1 मिनिमम, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 1 प्लस टाउ 1 प्लस टाउ, एक सेकेंड, यहाँ पे हमें इसकी मॉड्यूलस वैल्यू लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, नीचे नेगेटिव का साइन है, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा स्टैंडिंग वेव रेशियो। अगर आप S इक्वल टू हो गया 1 प्लस
टाउ 1 माइनस टाउ। ठीक है, अगर आप इसे टाउ को लिखना चाहते हैं एस की टर्म्स में तो उसको भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस 1 अपॉन में एस प्लस 1। तो ये दोनों ही रिलेशन आप याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल रिलेशंस हैं। ठीक है, ये स्टैंडिंग वेव रेशियो आप याद रखिएगा किस चीज का रेशियो होता है। अच्छा, स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। ठीक है, ये और एक चीज आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन